तो लौटे सब लोग, कुछ खाए भाई? समोसा। ठीक। लाइव हो गया। तो हम लोगों ने सातों कोशिकांग देख लिए। अब हम प्रवेश कर रहे हैं कोशिका के केंद्र। तो हमने जंतु कोशिका में देखा था एकदम बीचों बीच में एक हिस्सा है जिसे कहा गया था केंद्र। वास्तव में इसकी जो खोजकर्ता रहे हैं वो रहे हैं रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने सबसे पहली बार केंद्र के बारे में कुछ ठीक ठाक रिसर्च किए और बताया। सारे हो गए भाई? ठीक। तो केंद्रक वास्तव में किसी भी कोशिका की मूल आत्मा है, जान है। यानी कि कोशिका में कोई भी अगर बदलाव लाना है, उसकी पूरी कार्यप्रणाली होनी है, तो सब कुछ केंद्रक ही करता है। इसलिए अगर हम इसके परिचय को प्राप्त करें तो पहला तो इसे कहते हैं कोशिका का नियंत्रण करता या ब्रेन, नियंत्रण करता, अथवा इसको हम ब्रेन की संज्ञा देते हैं क्योंकि ये सभी कार्यप्रणाली पर नियंत्रण कर रहा है। अब वो चाहे जो भी कार्यप्रणाली हो कोशिका की, उन सब में इसकी भूमिका होती है। जब कभी किसी हम केंद्र को, अगर इसकी संरचना देखी जाए केंद्र की, तो वो कुछ ऐसे दिखाई देता है। एक सर्कल स्ट्रक्चर है जो कि बीच बीच से कटा हुआ है, कुछ ऐसा। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये कहलाता है केंद्रक छिद्र। केंद्रक छिद्र कहलाएगा। और ये वास्तव में प्रोटीन प्लस लिपिड यानी फैट से बना था, सेम उसी से बना है। बस अंतर ये आ गया ना कि झिल्ली दो ही है यहाँ भी, बट बीच बीच से कट है। तो कट होने के नाते रेगुलर पैटर्न हमें नहीं मिल पाया। दूसरा, और अंदर प्रवेश करेंगे तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन धागा या थ्रेड कहते हैं। एक और हिस्सा दिखाई देता है यहाँ पर, ये जिसे कहा जाता है केंद्रिका या न्यूक्लियोल्स। और साथ ही साथ यहाँ छोटे छोटे हिस्से दिखाई देते हैं जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम। आपको याद होगा कि राइबोसोम में हम लोगों ने पढ़ा है कि 4 जगह पे मिला था ना। चौथा था केंद्रक। वास्तव में राइबोसोम का जो निर्माण है वो केंद्रक से ही हुआ है असलियत में। तो अगर हम इसकी संरचना को देखें तो हमें कुल 3 हिस्से दिखाई दे रहे हैं। पहला हिस्सा दिखाई दे रहा है वो है केंद्रक झिल्ली, जो कि बनी है वसा और प्रोटीन की। दूसरा हिस्सा दिखाई दे रहा है क्रोमैटिन धागा, जो कि बना हुआ है डीएनए प्लस प्रोटीन का। और तीसरा हिस्सा दिखाई दे रहा है केंद्रिका, जो कि बनी हुई है डीएनए आरएनए आदि से। और इसी केंद्रिका से राइबोसोम का निर्माण होता है, का निर्माण। तो इसलिए राइबोसोम का जो जन्म है वो इस केंद्रिका से ध्यान में रखना है आपको। इसलिए राइबोसोम यहां भी कहलाएगा कोशिकांगों का कोशिकांग। वास्तव में केंद्रक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में हमारे पास है। अब इसमें से एक हिस्सा है क्रोमैटिन धागा, जो सबसे मायनेपूर्ण है हमारे लिए। हमारे पूरे शरीर का 99% डीएनए इसी क्रोमैटिन धागा में फिट करके रखा गया है। यानी ऑल टाइप ऑफ जेनेटिक प्रॉपर्टी इज इंक्लूडेड इन द क्रोमैटिन थ्रेड व्हिच इज द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि सब कुछ न्यूक्लियस के भीतर रखा गया है। यदि मैं इसमें से एक हिस्सा निकालूं बाहर, जिसका नाम होगा क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन धागा, तो इसे हम समझते हैं। क्रोमैटिन धागा में हमने कहा कि 99% डीएनए है हमारी पूरी शरीर का। और इसका जो डिजाइन है वो कुछ ऐसे है। ये है क्रोमैटिन। जैसे ही ये क्रोमैटिन कोशिका विभाजन में भाग लेगा, यानी कि सेल डिवीजन में, तत्काल ये क्रोमैटिन एक्सपैंड करता है, यानी कि कुछ ऐसे फैलेगा ये। और जो फैलता है तो इसके अंदर का जो प्रोटीन है वो दिखाई दे जाता है। ये जो रेड कलर आप देख रहे हैं ये प्रोटीन है, जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। और ये पूरा का पूरा हिस्सा कहलाता है क्रोमोमियर्स। और फिर आगे चल करके यहाँ पर संघनन होगा, कंडेंसेशन होता है, और ये पूरा हिस्सा कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में, जिसे हम कहते हैं हिंदी भाषा में गुणसूत्र। तो ये बन गया गुणसूत्र। तो वास्तव में आपसे अगर सवाल किया जाए कि गुणसूत्र मिला कहाँ से, तो जवाब हो जाएगा क्रोमैटिन धागों से बनाया गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि क्रोमैटिन धागा, इसने ही वास्तव में गुणसूत्र का निर्माण किया। ये हम पॉइंट दे सकते हैं। तो जो हमारी अगली यात्रा है वो चलने वाली है गुणसूत्र के बारे में या क्रोमोसोम के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। तो ये है गुणसूत्र या क्रोमोसोम। गुणसूत्र का अगर हम पहले खोजकर्ता की परिचय ले लें तो हमें 2-3 नाम मिलते हैं। एक मिलता है कार्ल नेगेली, एक मिलते हैं वाल्टर फ्लेमिंग, और एक मिलते हैं एच.डब्ल्यू. फ्लेमिंग। तो इन तीनों लोगों का एक और नाम आता है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ऐसे कुछ नाम आपको ध्यान में रखने हैं, मैं यहाँ पर पॉइंट कर दे रहा हूँ। पहला तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारंभिक खोजकर्ता, तो याद रखना है वो कहलाएंगे कार्ल नेगेली। क्या है? कार्ल नेगेली, कार्ल नेगेली। दूसरा, यदि आपसे पूछा है कि जो
व्याख्याकर्ता हैं या खोजकर्ता को बढ़ाने वाले लोग हैं वो हैं दो, एक है वाल्टर फ्लेमिंग और एक है वाल्डेयर, वहां पर सही नाम नहीं लिखा है तो दो नाम लिखेंगे व्याख्याकर्ता के ऊपर, व्याख्याकर्ता। तो एक हो जाएंगे वाल्टर फ्लेमिंग और एक हो जाएंगे एच डब्ल्यू वाल्डेयर, एच डब्ल्यू वाल्डेयर। एक और याद रखिएगा कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है माता पिता से हमारे अंदर जो गुणों का स्थानांतरण होता है उसे कहते हैं इनहेरिटेंस या आनुवांशिकता का वहन। तो थ्योरी जिसने बताया उनका नाम था वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी, वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी। दूसरा ध्यान रखना है कि चूंकि हम लोग ऐसे लोग हैं जिनमें सेक्स क्रोमोसोम होता है, धरती में कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता, उनका सेक्स डिटरमाइन होता है टेम्परेचर के बेस पर। जैसे सी टर्टल, समुद्री कछुए, जब सी टर्टल में तापमान कम और ज्यादा होगा तो मेल और फीमेल बन जाते हैं। क्रोकोडाइल है ना, एलिगेटर, ये सब के सब टेम्परेचर बेस पर अपना सेक्स डिटरमाइन करते हैं, लेकिन हम लोग एक्स और वाई पर होता है। तो सेक्स क्रोमोसोम को बताने में दो नाम याद रखिएगा, एक नेटी स्टेवन और एक एडवेंड विल्सन। तो ये दो तीन चार नाम याद रखना है जो कि गुणसूत्रों से हो सकता है। अब गुणसूत्रों का थोड़ा सा परिचय लेते हैं। यदि हम इनके परिचय की बात करेंगे तो पहली बात हमें समझना है कि इन्हें हम कहते हैं आनुवांशिकता का वाहक, यानी कि इसे हम हेरिडिटी व्हीकल बोलते हैं। एक पीढ़ी से सारे गुण दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, अर्थात इसका मतलब है इस पीढ़ी से गुण को अगली पीढ़ी में भेजने की व्यवस्था। दूसरा, यदि हम गुणसूत्र की रचना को देखें, इसकी संरचना को, तो यहां से भी सवाल आजकल बनते हैं। तो अंग्रेजी भाषा के एक्स अक्षर जैसा इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है कुछ ऐसे, जिनमें से ऊपर की जो भुजा है इसे हम पी भुजा कहते हैं और नीचे की जो भुजा है इसे हम क्यू भुजा कहते हैं। तो किसी भी गुणसूत्र में दो भुजाएं हैं, अपर एंड लोअर, अपर इज अ पी आर्म एंड लोअर इज अ क्यू आर्म। दूसरा, अगर हम इसे दो हिस्सों में ऐसे बांट दें इस तरह से, तो इसका एक हिस्सा ये बढ़ जाएगा, दूसरा हिस्सा ये बढ़ जाता है। इसके एक हिस्से को बोलते हैं क्रोमेटिड, क्या कहेंगे, क्रोमेटिड, यानी कि आधा भाग, गुणसूत्र का आधा भाग कहलाएगा क्रोमेटिड। यानी एक गुणसूत्र में कितने क्रोमेटिड, दो हो गए। दूसरे देखो, जहां पर दो क्रोमेटिड आपस में आके टच करते हैं, ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं सेंट्रोमियर, क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर पॉइंट, यानी कि जहां दोनों क्रोमेटिड जुड़ते हैं वो कहलाएगा सेंट्रोमियर। दूसरा, अगर और पास से लें तो इसकी जो बाह्य रचना है ये है एक आउटर लेयर। इस आउटर लेयर को कहा जाता है पेलिकल, क्या बोलेंगे, पेलिकल। और अगर और अंदर चलेंगे तो यहां पर हमें हिस्सा दिखाई देता है ऐसे, और ये जो हिस्सा दिखाई देता है इसे कहते हैं मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में दो चीजें हैं, एक है डीएनए और प्लस में हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, दो चीजें मैट्रिक्स में फिट होती हैं। इसके अलावा और अगर हम इसे पास से देखें तो दोनों भुजाओं में, पी भुजा के शीर्ष पर और क्यू भुजा के शीर्ष पर एक और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसे नाम दिया जाता है टीलोमियर, क्या बोलते हैं, टीलोमियर कहा जाता है। और ये टीलोमियर उम्र का निर्धारण करता है, यानी कि और कितनी उम्र बची है उसे बताता है। दूसरा, ये गुणसूत्र की कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाता है। तो इतने सारे काम हैं या इतने सारे हिस्से हैं जिनको हम क्रोमोसोम के पार्ट में जानते हैं। इस एग्जाम में चाहे एईडीओ हो चाहे बी बिहार दरोगा हो, कभी भी इससे ऊपर उनकी हिम्मत नहीं पड़नी चाहिए पूछने की आपसे कि इससे भी ऊपर कुछ होता है क्या। इतना अगर आप बता देंगे तो मेरे हिसाब से बहुत इनफ माना जाएगा। गुणसूत्र कुछ कम नंबरों वाले होते हैं, जैसे ह्यूमन में 23 है, चिंपैंजी में 24 है, एक जीवधारी होता है समुद्र में प्लेटिपस, उसमें 52 होते हैं, पिजन में 80 हैं, पेयर में 40 हैं, सी एलेगंस में 6 पेयर हैं, फ्रूट फ्लाई में 4 हैं, अर्थवार्म में 18 हैं, मटर में 14 हैं, बीवर ईस्ट में 16 होते हैं, हनी बी में 16 पेयर। एलिगेटर, क्रोकोडाइल और सी टर्टल में तापमान के आधार पर सेक्स निर्धारित होता है, हम लोगों में एक्स और वाई के आधार पर सेक्स निर्धारित होता है। किसी भी गुणसूत्र में अगर हमने प्रवेश किया तो पहले क्या मिला हमें, डीएनए। डीएनए की अगर हम बात करें तो इसे आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, आनुवांशिक पदार्थ की संज्ञा देते हैं, अर्थात जितनी भी हमारी आनुवंशिक जानकारी है वो सब इसी डीएनए में छिपी है या निहित है। यानी हम कह सकते हैं कि सभी आनुवंशिक जानकारी निहित होती है, इसलिए इसको नाम दिया गया आनुवंशिक पदार्थ। किसी भी डीएनए में कुल 4 क्षार होते हैं और इन 4 क्षारों में नाम है, एक है एडेनिन, एक है ए, एक होता है ग्वानिन जी, एक होता है साइटोसिन, ये है सी, और एक है थायमिन और ये होता है टी। ध्यान रखना कि जो ए है ये टी से कनेक्टेड होता है और जो जी है वो टी से कनेक्टेड होता है ट्रिपल बॉन्ड से, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। तो आमतौर पर ये 4 क्षार का एक क्रम फिट होता है जो डीएनए में उपलब्ध है। दूसरी बात ध्यान देना कि डीएनए की अगर हम खोज व्यवस्था देखें तो इनके खोजकर्ता में नाम आता है फ्रेडरिक मिसर। दूसरा, डीएनए की अगर हम संरचना की बात करें तो संरचना में जो प्रारंभिक नाम आएगा वो आता है विलियम अष्टवरी का, और एक आता है फ्रैंकलिन गार्लिन का।
फ्रैंकलिन गार्लिन। लेकिन जो वास्तविक नाम है उनको दुनिया जानती है, तो जेम्स वाटसन, पूरा नाम याद रखिएगा, नहीं तो वाटसन में रॉबर्ट वाटसन भी होते हैं, है ना, वाटसन कुमार यादव भी मिल सकते हैं, है ना, तो इसलिए कई बार मुश्किल फंस जाओगे। और दूसरे आते हैं फ्रांसिस क्रिक। इन दोनों ने मिल करके डीएनए की त्रिविमीय, 3D या डबल हेलिक्स संरचना बनाई, डबल हेलिक्स संरचना बनाई, जो दुनिया जानती है या देखती है। तो आमतौर पर ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये एक डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जिसे 3-5 या 5-3 में एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेसिकली ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, जिनको हम एक रस्सीनुमा रचना में देख पाते हैं। यानी कि अगर हम इसे चित्रवत देखने का प्रयास करें तो कुछ ऐसे है। यह है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड और यह है दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और इसी में ए टी जी सी टी ए टी जी, इस तरह से यहां पर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये एक क्षारों का क्रम बनता जाता है, और इसी क्षारों के क्रम को हम जीन कहते हैं। क्या शब्द दिया है ना, जीन दिया। इसे कहेंगे आनुवांशिकता की इकाई, आनुवांशिकता की इकाई कहा जाएगा। और इन जीनों का जब समूह देखा जाएगा तो उसे कहते हैं जीनोम, और इन जीनों का जब अध्ययन देखा जाएगा तो उसे कहते हैं जीनोमिक्स। क्या कहेंगे, जीनोमिक्स। इन जीनों का जब हम कोड देखेंगे तो इसके बारे में बताया था डॉक्टर हर गोविंद खुराना साहब ने, है ना, इन्होंने फिट किया था जेनेटिक कोड। तो हमने क्या क्या देखा, समूह को जीनोम कहा, अध्ययन को जीनोमिक्स कहा, और इनका जब कोडिंग किया गया तो बताया किसने, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। तो ऐसे ही कुछ बातें आपसे डीएनए के बारे में वो पूछ सकते हैं। इसके बाद एक और हिस्सा है जिसे कहते हैं आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए का यदि मैं खोजकर्ता से शुरू करूं तो वही होंगे फ्रेडरिक मिसर, तो अगर ये नहीं होंगे तो आपको ये दो नाम मिलेंगे, रॉबर्ट हॉली और कार्ल बोशे। कई बार फ्रेडरिक मिसर को बाहर कर दिया जाता है, तो अब ये जानते रहना अगर वो नहीं मिले तो रॉबर्ट हॉली और कार्ल बोशे का नाम आता है। दूसरा, यदि इनकी हम त्रिविमीय रचना की बात करें तो वही है वाटसन और क्रिक। अब मैं लिख सकता हूं क्योंकि एक जगह हम लोगों ने विस्तार से इनका नाम लिखा हुआ है। अब ध्यान देना कि राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए डबल हेलिक्स थे, बट ये डबल हेलिक्स नहीं है, यह एक तरीके से सिंगल स्ट्रैंड रचना है इसमें। दूसरा, यहां भी 4 क्षार पाए जाते हैं। बस ध्यान देना, यहां पर क्षारों में थाइमिन नहीं है, उसकी जगह यूरेसिल है। यानी कि एक हो गया यूरेसिल यानी यू, दूसरा हो गया साइटोसिन सी, तीसरा हो गया एडेनिन ए, और चौथा हो गया ग्वानिन जी। तो ये 4 क्षार यहाँ पर होंगे, यानी यहाँ पर ए जो है वो यू से जुड़ जाएगा और जो जी जो है वो टी से जुड़ेगा। हालांकि यहाँ पर मौका नहीं मिलता, कारण ये सिंगल स्टैंड है। सिंगल स्टैंड होने से कोई चांस ही नहीं बनता कि ए से सी जुड़े या यू जुड़े, बट कभी फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ तो हम इसे जानते हैं। खैर, अब चूंकि राइबो न्यूक्लिक एसिड या आरएनए का काम क्या हो सकता है, तो पहली बात यह कुछ वायरस में आनुवांशिक गुण प्रकट करता है। आपको याद होगा कोरोना वायरस कैसा वायरस था, आरएनए वायरस था। बाकी इसकी हिम्मत ये नहीं है आरएनए की कि वो हमारे अंदर ऐसा करे कि वो आनुवांशिक गुण प्रकट करे, अर्थात मानव में आनुवांशिक गुण नहीं प्रकट करता। तो करता क्या है, इसका काम है प्रोटीन के निर्माण में सहायता करना। तो काम हो जाएगा इसका प्रोटीन निर्माण में सहायक। तो सबसे बड़ी भूमिका है इसकी प्रोटीन निर्माण में सहायता। कुल 3 तरह के आरएनए मार्केट में हैं। अगर हम इनको बहुत सही तरीके से क्लासिफाइड करें तो आरएनए को 3 तरीकों से देखा जाता है। एक होते हैं आरआरएनए, जिनको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं या आरआरएनए। दूसरे होते हैं ट्रांसफर आरएनए या सॉल्युबल आरएनए, या इसे हम टीआरएनए अथवा एसआरएनए कहते हैं। और तीसरे हैं मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए कहते हैं। तो 3 तरह के आरएनए हमारे पास हैं, राइबोसोमल या आरआरएनए, दूसरे हैं टीआरएनए या एसआरएनए, तीसरे हैं मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए। 80% अकेले ये होते हैं, 10 से 15% ये होते हैं, 5 से 10% ये भाई लोग हैं। यानी कि सबसे ज्यादा कौन है, आरआरएनए। यह
राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन निर्माण करता है। इसका काम है प्रोटीन निर्माण के लिए अमीनो का ट्रांसफर करना, अमीनो एसिड का ट्रांसफर करना। और इसका काम है डीएनए के संदेश को राइबोसोम तक पहुंचाना, जिससे प्रोटीन बने। तो ये काम है। इसके साथ एक बड़ी समस्या है इस वाले के साथ। एमआरएनए वास्तव में जो बन रहा है ये बनता है डीएनए से। इसका जब निर्माण हम करेंगे तो वो हो जाता है डीएनए से। तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सबसे कम जीवन काल है इसका, अर्थात कुछ ही मिनटों में मारा जा सकता है। तो एक बात आपने यहां पर देखी कि आरएनए का निर्माण डीएनए से हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है दरअसल कई बार डीएनए से आरएनए भी बन जाता है, कई बार आरएनए से डीएनए बन जाता है, कभी बार डीएनए से डीएनए बनना ही है, आरएनए से आरएनए बनना ही है। तो कई सारे शब्दों का उपयोग हम करते हैं। जैसे एक शब्द है बायोलॉजी ट्रांसलेशन, एक शब्द है बायोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन, इसको सही कर लेते हैं, क्रिप्शन। एक शब्द है रिवर्स बायोलॉजी क्रिप्शन, एक शब्द है बायोलॉजी रेप्लिकेशन। इतने सारे शब्द हमारे पास उपलब्ध हैं। अब इनके बारे में एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ये है क्या। ध्यान देना, जब कभी राइबोसोम एमआरएनए के संदेश के आधार पर क्या करे, प्रोटीन का निर्माण। तो इस प्रक्रिया को आपको याद रखना है, बायोलॉजी ट्रांसलेशन। जब कभी डीएनए से आरएनए का निर्माण हो तो इसे याद रखना है बायोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन। जब कभी आरएनए से डीएनए का निर्माण हो तो इसे याद रखना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जैसे कोरोना में हम लोग कहते हैं आरटी पीसीआर की जांच कराते थे ना, तो उसमें कोरोना के आरएनए को डीएनए में चेंज करते थे, तो उसका मतलब था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। छोटे को बड़ा कर लेते थे, तो छोटे को बड़ा कर लिया तो पॉलीमर हो गया, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते थे, तो आरटी-पीसीआर कहलाता था। और जब हम डीएनए से डीएनए अथवा आरएनए से आरएनए बनाने लगे तो ये कहलाता है रेप्लिकेशन। रेप्लिका का मतलब होता है प्रतिलिपि, यानी कि ठीक इस के जैसा ही एक नया बना दें तो ये रेप्लिका कहलाएगा। तो डीएनए के जैसा ही नया डीएनए तो कहलाएगा रेप्लिकेशन। तो उम्मीद है इसे आप याद रखोगे। एक कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक, एक कोशिका होती है यूकैरियोटिक। अभी जो कोशिका आप पढ़ रहे थे वो यूकैरियोटिक थी। थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक समझिएगा, फिर मैं यूकैरियोटिक समझाता हूं। ध्यान देना, प्रोकैरियोटिक में कुछ खास बातें होती हैं, यानी कि कुछ इनका फिगर आपको समझना होगा। जैसे मैं इनके चित्र को मैनुअली आपको समझाता हूं। अभी तक जो मैंने चित्र आपको पहले बताया था वो यूकैरियोटिक का था। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं उतनी विकसित कोशिकाएं नहीं होती हैं, ये शुरुआती कोशिकाएं हैं और ये कुछ ऐसी बनी होती हैं, ऐसे। और ये हिस्सा हो गया और कुछ ऐसा हिस्सा, और थोड़ा सा इसमें पानी भर देते हैं। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये किसी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका का है, जिनके हिस्सों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे ये जो आप पूंछ देख रहे हो, जहां से इसे गति प्राप्त होती है, इसे कहते हैं फ्लैगुलम। क्या बोलेंगे? फ्लैगुलम। ये आप एक कांटेदार रचना देख रहे हैं, यहां पर दिख रहा होगा साइड साइड से, यहां से ये स्थिरता प्रदान करता है, इसे कहते हैं सिलिया। थोड़ा सा और अंदर चलेंगे तो सबसे बाहर जो है ये है सेल वॉल, यानी कि भित्ति। थोड़ा और अंदर चलेंगे तो ये वही है जो आपको पहले मिला, झिल्ली, यानी कि मेम्ब्रेन। थोड़ा और अंदर चलेंगे ये वही लिक्विड है जिसे कहा गया था साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। ये जो छोटे छोटे भाई लोग दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक कलर में, ये है राइबोसोम। कौन से? 70 यस वाले राइबोसोम। ये जो आपको व्हाइट कलर दिख रहा है इसको बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलेंगे? और इसी में मौजूद है डीएनए। बट ध्यान देना इनका डीएनए ऐसा है सर्कुलर। आमतौर पे डीएनए कैसे होता है? एक लंबा होता है लेंथ वाला, बट इधर ऐसा, इधर का डीएनए सर्कुलर है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है, उम्मीद है भूलेगा नहीं।
इस प्रोकैरियोटिक में वाल भी होता है, मेम्ब्रेन भी होता है, प्लाज भी होता है, राइबोसोम होता है, पूंछ होती है, सिलिया होती है, केंद्रकम, और कोई अंग नहीं होता, यानी इसमें कोशिकांग नहीं होते, कोशिकांग नहीं है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, अंतःपरिजालिका नहीं है, गल्जी बॉडी नहीं है, राइबोसोम तो है, सेंट्रोसोम नहीं दिखा, केवल राइबोसोम दिखा, वो भी छोटका वाला 70 प्रकार का। तो ऐसे बहुत सारे प्रोकैरियोटिक हैं जिन्हें आपको याद रखना है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, स्टीरियम कोलाई, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, आर्किया, माइकोप्लाज्मा, क्लास्ट्रीडियम और बैसिलस। ध्यान देना, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम इज अ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर ये प्रोकैरियोटिक नहीं है, ये बड़े वाले कैसे हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो ये दोनों बातें, ये वाली भी और ये वाली भी, ये कैसे हैं, ये प्रोकैरियोटिक है। तो ना कई बार इनके याद रखना, इनको ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, ये प्रोकैरियोटिक नहीं होते, ये होते हैं यूकैरियोटिक। खैर समझ गए होंगे। अब ध्यान दो, सबसे लास्ट चैप्टर है वो है कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन, आपको याद होगा एक नाम मिला था रास्ते में, रुडोल्फ बिर्चो। इन्होंने कोशिका विभाजन के बारे में बताया। रुडोल्फ बिर्चो ने कहा कि प्रत्येक नई कोशिका का जन्म पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है। दो तरह का विभाजन है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। हिंदी में कहते हैं समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री और अर्धसूत्री। एक बात समझना, फिर मैं आपको इन विभाजन को बताता हूं। देखो, अगर कोई व्यक्ति है लाइक रमेश, तो इनकी शरीर में दो तरह की कोशिकाएं हैं। एक है जिन्हें कहते हैं सोमैटिक सेल, और एक है जिन्हें कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। क्योंकि ये रमेश है तो इनमें रिप्रोडक्टिव की जगह पे स्पर्म, और सोमैटिक सेल में त्वचा, हड्डी, मांस या पूरी शरीर जितना कुछ है वो सब क्या है, सोमैटिक सेल है, और स्पर्म है रिप्रोडक्टिव सेल। जब हम रिप्रोडक्टिव सेल की बात करेंगे तो इसमें केवल 23 गुणसूत्र होगा, और जब सोमैटिक सेल की बात करेंगे तो इसमें पूरा का पूरा 46 गुणसूत्र होगा। जब 23 लिखेंगे तो केवल एन लिखेंगे, और जब 46 लिखेंगे तो 2n लिखेंगे। तो जब सोमैटिक सेल की बात होगी तो 2n, रिप्रोडक्टिव की बात होगी तो 1n, 23 और 46। अब लौटते हैं, तो अब यहां पर ध्यान देना कि जो समसूत्री विभाजन है, मिटोसिस, ये अगर इसकी पहली चर्चा हम करें तो यह सोमैटिक सेल में होता है। दूसरा, अगर हम अर्धसूत्री की बात करें तो पहली बात इसकी है, यह रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, यानी स्पर्म या एग में जो सेल डिवीजन होगा वो होगा मियोसिस, अर्धसूत्री, और जो हाथ पैर में विभाजन होगा वो समसूत्री। इसमें एक मात्र कोशिका 2 पुत्री कोशिका बनाएगी, और इसमें एक मात्र कोशिका 4 पुत्री कोशिका बनाएगी। तो दूसरी बात करें तो एक मात्र कोशिका 2 पुत्री कोशिका में बढ़ती है, का विकास करती है। और देखना तो यहां भी 2n है, यहां भी 2n है, तथा दोनों के गुणसूत्र समान, यानी कि 46। इधर देखते हैं, एक मात्र कोशिका कितने, 4 पुत्री कोशिका का विकास करती है, और मात्र में 46 है, लेकिन पुत्री में क्या हो जाएगा 23, 2n और n। यहां से यहां आने में केवल एक चरण लगा, बट यहां से आने में, तो यहां कह सकते हैं एक चरण ये है और ये 2 चरण ये है, एक चरण ये और 2 चरण ये। इस तरह से हमने दोनों प्रकार के विभाजन को समझा। याद रखना, इन दोनों के बीच में भी एक होता है जिसे हम असूत्री कहते हैं। क्या बोलेंगे, और वो वायरस में किसमें होगा, तो अगर हमें वायरस का पूछा जाएगा, वायरस में यदि सेल डिवीजन पूछा जाएगा, याद रखना असूत्री, ए माइटोसिस या असूत्री कई बार पूछा जा सकता है, क्योंकि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच के होते हैं, तो इसलिए इनका विभाजन भी कुछ अलग तरीके से होगा। हाँ, केवल वायरस याद रखना, बाकी तो हमारे पास जीवधारी हैं। तो इस तरह से एग्जाम में विभाजन पूछा जा सकता है। अब इनके कुछ क्रम पूछे जाते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। इनमें से मेरी आपको समसूत्री के क्रम समझाऊं तो एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो, समसूत्री विभाजन का क्रम, तो सबसे पहला जो क्रम होता है उसे कहा जाता है इंटरफेज। इसे कहते हैं विभाजन से पूर्व की अवस्था। क्या कहेंगे, यह है विभाजन से पूर्व, से पूर्व। इसमें कोशिका का आकार बड़ा हो जाता है, और इसके बाद ये 2 हिस्सों में बटेगा। एक होगा केंद्रक का विभाजन,
क्योंकि किसी कोशिका का मूल क्या है? केंद्रक। और दूसरा होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन। जो कोशिका द्रव्य का विभाजन है ये कहलाता है साइटोकाइनेसिस, और जो केंद्रक द्रव्य का विभाजन ये कहलाता है काइरोकाइनेसिस। ये जो काइरोकाइनेसिस है ये 4 चरणों में पूरा होता है, जिसे हम कहते हैं काइरोकाइनेसिस का पहला चरण कहलाता है प्रोफेज, सर्वाधिक समय लगता है। दूसरा कहलाएगा मेटाफेज, गुणसूत्र सबसे स्पष्ट दिखाई देते हैं, सबसे स्पष्ट हो जाते हैं। तीसरा होता है एनाफेज, एक ही कोशिका में 2 सिस्टर क्रोमैटिड बन जाते हैं। यही पूछा जाएगा, ध्यान देना, इसके अलावा कुछ पूछेंगे नहीं। वो एक ही कोशिका में 2 सिस्टर क्रोमैटिड, यानी कि गुणसूत्र का आधा हिस्सा, एक सिस्टर दूसरा सिस्टर। चौथा होगा टेलोफेज, एक ही कोशिका में 2 केंद्रक, एक ही सेल में 2 केंद्रक बन जाता है। और अब यहां पर होगा साइटोकाइनेसिस, यानी कि जो कोशिका में 2 केंद्रक आए थे इनको बीच से बांट दिया जाएगा, और ये बन गई एक सेल, ये बन गई दूसरी सेल। तो ये कई बार पूछा जा सकता है। यही था कोशिका का वो टॉपिक जिसे आमतौर पर दुनिया बहुत टफ मानती है। ये पूरी बायोलॉजी का सबसे टफेस्ट पार्ट रहा है, जिसे आपने अभी बहुत कम समय में पढ़ा और समझा। जी क्या बेटा? नहीं सुन दिया, नहीं सुन दिया। साउथ पोल, अच्छा इसके विभाजन की बात करें। अच्छा हाँ हाँ बता, क्या चीज? देखो, साउथ पोल और नॉर्थ पोल का मतलब हो गया कि एक ही कोशिका में 2 हिस्सा बट जाना। एक ही कोशिका में 2 हिस्सा कहाँ बट रहा है? टेलोफेज में। एक साउथ और एक नॉर्थ चला गया। और कोई सवाल? किसी का और कोई सवाल है? तो इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो मेरा अपना मत है कि कोशिका में इतना पर्याप्त है। इसे आप नोट्स बनाइएगा, और बहुत ही कम समय में हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है। अब 1-2 पॉइंट मान लो नहीं हुआ होगा तो उसकी बात नहीं, वो उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। बाकी लगभग जितनी कॉपी में है वो दोहरा ली है। यदि आप इसी को दिमाग में रखेंगे तो आप किसी भी अभ्यर्थी से कमजोर नहीं पड़ सकते हैं। आगे बैठा जाए, और जिसका नाम है उतक विज्ञान। तो नेक्स्ट हेडिंग है उतक विज्ञान। इसे कहा जाता है हिस्टोलॉजी। तो कोशिकाओं का विशिष्ट समूह, कोशिकाओं का विशिष्ट समूह जो होता है इसे कहते हैं उतक, यानी कि टिश्यू। बशर्ते एक शर्त होनी चाहिए कि इन विशिष्ट समूह में, मान लो कि ये एक समूह है जिसमें ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ये सेल हैं, तो बस शर्त ये है कि इनका निर्माण, इनकी बनावट और इनकी कार्यप्रणाली, 3 चीजें समान होनी चाहिए। तो इसी समूह को हमने नाम दिया है उतक। शुरुआत में उतक के बारे में एक वैज्ञानिक थे मार्सेलो मैलपीही, इन्होंने बताया। इनको हिस्टोलॉजी का जनक माना जाता है, हिस्टोलॉजी का जनक मानते हैं। और एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है जेवियर बिचट, इन्हें आधुनिक उतक विज्ञान का जनक माना जाता है। जैसे हमने कोशिकाओं को 2 हिस्सों में बांटा, जंतु और पादप, वैसे ही उतक भी 2 हिस्सों में होते हैं, जंतु और पादप में। यानी अगर हम इनके प्रकार देखें तो वो हैं जंतु उतक और दूसरे हैं पादप उतक, जंतु उतक और पादप उतक। तो एक एक करके हम दोनों प्रकार के उतकों का अध्ययन करेंगे। पहले देखेंगे हम एनिमल टिश्यू या जंतु उतक। एक सेकंड। शंका रहती है ना। अच्छा एक से लेकर कब तक? अच्छा, और हालांकि जानते हैं सब। क्या मैं जो बताने चला हूं इसको आप जानते हो? कल से टॉनिक बैच 1 बजे होगा, जानते थे? उसमें 500 क्वेश्चन हैं, ये भी जानते हो? ये मुझे पहले बता चुके हैं, है ना? ये जहर है ना? नथिंग एल्स। अब वो हम हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, वो आप अधिकारी बनिए तो आप लाइएगा, है ना? अध्यापक से आप केवल ज्ञान की उम्मीद कर सकते हो, खासकर मुझसे तो बिल्कुल। आप परिवार हो ना, तो पैसा लेके आओ जल्दी। तो भैया एईडीओ वाले जो हमारे छात्र हैं, हिम्मत जुटा के बैठे हो। कोशिश करने वालों की कभी हार हुई है? अगर सही से नहीं करोगे तो बाकी कोशिश थोड़ी ना होती है। कोशिश करने की वालों की हार हो चुकी है, बशर्ते सही दिशा में नहीं किया था उन्होंने। सर फिर से आपकी क्लास कब होगा अब? अरे महारानी देवी जी, अभी पढ़ाने भी पढ़ लो, छुट्टी हो गया था। हाँ सर क्वेश्चन दे दीजिए।
नहीं, खान सर दे तो हैं क्वेश्चन, इतने सारे हैं। आप बायोलॉजी का लगाओ, एक भी क्वेश्चन बाहर से अगर बता देना। लगाओ तो सही यार, पढ़ के तो जाओ, मजाक समझे हो। हेलो 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 कह रहे हैं। ओके, आज मैं लेट हो गया। अरे अच्छा, मुझे सुना सुना लग भी रहा था कि अगला आया नहीं। है ना, आया करो, रोज आया करो। सर एक बार प्लीज का गाना सर। जी जी जी। सर आप कुछ भी बताओ, ऑनलाइन वालों में अलग ही सब बिजी रहता है। ऐसा नहीं है, पढ़ने वाले भी रहते हैं। सर आप पढ़ा रहे हैं तो पीवाईक्यू सारे सॉल्व हो जाते हैं, एमसीक्यू भी हो जाता है, तो फिर किस गाना सुनो सुना के, है ना, जैसा हो रहा है तो। अ, मैं आप सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अरे ललकारो ना, ललकार के मेरा गला ले लो। अरे इस चीज़ पे याद रखना कि वाकई में ये संस्थान मेहनत करता है। ठीक है, कई बार कुछ साइको टाइप के लोग हैं। अब एक दिन खान सर कुछ बता रहे थे, किसी वीडियो में था, नीचे एक आके लिख गया कि ये पढ़ाते कम है, बात ज़्यादा करते हैं। भाई साहब यही मन किया ना कि उसको यहीं बिठा के सुबह से और टॉनिक बैच में 4 दिन बिठा देना। तो पता है वो पता कैसे चलेगा, वो ऐसे चलेगा। ये ये चाल कर देगा। मतलब उसने, उसको पागले को समझना चाहिए कि भाई रे पागला, जाओ 25 मिलियन 26 मिलियन चैनल है, उस पर सैकड़ों वीडियो हजारों वीडियो पड़े हैं। बेचारे खान सर हमारे यहाँ तक नहीं बोलते कि हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं बोलते। जय हिंद से शुरू करते हैं, जय हिंद से, और पूरी बात बता के निकल जाते हैं। मुझे लगता है कि सबसे तेज और सबसे सटीक और सबसे सरल उन्हीं का रहता है। तो है, ऐसे लोग हैं। बिना एग्जाम दिए दरोगा कैसे बनने। वर्दी, इट्स वेरी इजी। वर्दी सिलवा लो, उतर जाओ मैदान में। जब तक बचे रहोगे, बने रहोगे। अगला सवाल है, सर जी इंजेक्शन बैच कब आएगा। ये इंजेक्शन ही दे रहे हैं अब, ग्लूकोज बैच ला दें। बेटा अब ये ना डिपेंड करेगा कि आपका जो वो होगा। ये पूछ रही बच्ची कि आई एम अ कार्डियो पेशेंट, कार्डियो का हार्ट का बनेंगे, उसका वो होगा ना, प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये ना पद ऐसा है थोड़ा सा, देखे ना, मुझे पता नहीं इसके बारे में। हम कैसे जाने कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कुछ जाना नहीं, जो बताए उसे पढ़ लो। हैप्पी मकर संक्रांति। आप बहुत महान इंसान हैं। मैं तो हूँ इसमें दो राय है बोला, ऐसा नहीं है आप हो। नहीं सर, सर लव यू का जवाब दे दो, है ना। जनता ही मेरी भगवान है ना, माता पिता गुरु ऑडियंस, इनके अलावा मैं किसी को जानता नहीं हूँ। दिस है दैट है, मत किया करो मुझसे, ठीक है। ठीक। सर आपसे पढ़कर कई बार ऐसा लगता है कि बहुत आसान हो गया है। सर मेथनॉल बैच कब आएगा। आएगा। ये समझ क्या चाह रहा है, ये देसी दारू बात कर रहा है। इसको कौवा चाहिए, मारेंगे कान लपेट देंगे। चलिए, तो पहला है एनिमल टिश्यू या जंतु ऊतक, समझते हैं। ध्यान देना, कुल 4 तरह के जंतु ऊतक होते हैं। एक होता है एपिथेलियल, एक होता है कनेक्टिव, और एक होता है नव। तो पहला है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक, इनका जो कार्य है वो है बाह्य सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा काम है आंतरिक अंगों की परत का निर्माण, परत का निर्माण। और इनका जो उदाहरण है वो है त्वचा व आंतरिक परत, त्वचा व आंतरिक परत, ये दो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं संयोजी ऊतक। इसका काम है किन्हीं दो ऊतकों अथवा अंगों को जोड़ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, किन्हीं दो ऊतकों व अंगों को जोड़ना। और इनके एग्जाम्पल्स होते हैं बहुत सारे, जैसे एक होता है तरल संयोजी ऊतक, आप पढ़े हैं इसको, जिसमें आता है रक्त, प्लाज्मा और लसिका। क्या आएगा, लसिका। दूसरा होता है ठोस संयोजी ऊतक, इसमें आता है अस्थि व उपस्थि, अस्थि व उपस्थि। लिगामेंट व टेंडन, लिगामेंट व टेंडन आपने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा तीसरे पे आता है सामान्य सरल संयोजी ऊतक। ये मिलता है त्वचा और मांसपेशी के बीच, कहाँ होगा, त्वचा व मांसपेशी के बीच। एक और होता है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, चौथा वसा संयोजी ऊतक, और ये होता है मांसपेशी के बीच, मांसपेशी में। तो ये तो हो गए, एक तो एपिथेलियल, दूसरे कनेक्टिव। तीसरे होते हैं मस्कुलर टिश्यू और चौथे होते हैं नर्व टिश्यू। तो मैं अगर तीसरे की बात करूं तो इन्हें कहा जाएगा पेशीय ऊतक। शरीर की सभी पेशियां
इन्हीं से बनती हैं। और ध्यान देना कि इसमें दो प्रोटीन है, एक है एक्टिन और एक है मायोसिन। तो दो विशेष प्रोटीन होता है, एक्टिन और मायोसिन। कुल 639 प्लस पेशियां होती हैं, है ना, अपने पूरे शरीर में, जिनमें से जबड़े की जो पेशियां हैं ये सबसे मजबूत पेशी मानी जाती हैं। क्या पेशी ऊतक तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं रेखित या स्ट्रिप्ड, दूसरे होते हैं अरेखित या अनस्ट्रिप्ड, और तीसरे होते हैं हृदय पेशी उतक, अथवा इन्हें कहते हैं कार्डियक। क्या कहेंगे? कार्डियक। तो पहले हम रेखित और अरेखित को समझते हैं और उसके बाद हम पहुंचेंगे कार्डियक पेशियों को जानने के लिए। तो अगले पेज की तरफ चलते हैं। यदि मैं दो हिस्सों में से बांट लूं और एक तरफ लिखूं रेखित और दूसरी तरफ लिखूं अरेखित, तो बातें हमें यहां से समझ में आएंगी। यहां पर ध्यान देते हैं। जब रेखित पेशियों की बात होती है तो इसकी जो बनावट है बड़ी सिस्टमैटिक होती है, कुछ ऐसे। ये इसमें एक हिस्सा है एक्टिन का और एक हिस्सा है मायोसिन का। तो हम अगर इसमें लिखें पहला पॉइंट तो ये लिख सकते हैं कि एक्टिन व मायोसिन बहुत नियमित रूप में होते हैं, लेकिन वहीं अगर हम अरेखित की तरफ चलें तो एक्टिन मायोसिन बहुत इरेगुलर प्रोसेस में होगा। जैसे यहां ध्यान देना, कुछ ऐसे। तो यहां हम लिख सकते हैं कि एक्टिन व मायोसिन अनियमित रूप में होते हैं। तो पहला अंतर समझ में कि एक की बनावट बहुत रेगुलर पैटर्न में है, एक की बनावट बहुत अनियमित पैटर्न में है ना, इसे ध्यान देना। दूसरी बात समझते हैं, रेखित पेशी सदैव अस्थि से जुड़ी होती है, अस्थि से जुड़ी होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं अस्थि पेशी उतक। क्या कहेंगे? लेकिन अरेखित पेशी अकेले होती हैं, इन्हें हम मुलायम व चिकनी पेशी कहते हैं, मुलायम व चिकनी पेशी की संज्ञा दी जाती है। दूसरा, अगर आगे बढ़ें तो रेखित पेशी ऐच्छिक पेशी कहलाती हैं, यानी कि हमारी इच्छा पर निर्भर करती हैं, इच्छा पर निर्भर हैं। अब जैसे गर्दन के पास, हाथ के पास, पैर के पास, तो ये सब पेशियां अपने डिजायर पर है, जहां मन करे वहां इनको घुमाओ। लेकिन अरेखित हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती। अरेखित को हम अनैच्छिक पेशी कहते हैं, अर्थात इच्छा पर निर्भर नहीं करती। अब मान के चलो कि पाचन के पास की जो पेशियां हैं, या गर्भाशय की पेशियां, या मूत्राशय की पेशियां, या नेत्र गोलक, है ना, जिह्वा, ये तमाम ऐसे एग्जांपल्स जो डिपेंडेंसी से बाहर की चीज है। दूसरा, रेखित पेशियां मजबूत है लेकिन थक जाती हैं। ये मजबूत तो है लेकिन इनमें थकान आ जाती है। ये वाली कैसी हैं? ये कमजोर हैं लेकिन जीवन भर काम करेंगी, जीवन भर कार्य करती हैं। थकने जैसा कोई कॉन्सेप्ट इनमें नहीं है, बस चलती ही रहेंगी। तो ये कुछ अंतर रहे हैं रेखित और अरेखित के। तीसरी जो है वो है हृदय पेशी उतक। तो वास्तव में इसे इकलौता बनाया गया है किसके लिए? हार्ट के लिए। जब हम लोग हार्ट पढ़ रहे थे तो इसका नाम लिया गया था। इसकी बनावट और इसके काम करने की व्यवस्था में काफी अंतर है। जैसे ध्यान रखना है बस दो बातें, इनकी जो बनावट है वो बहुत मजबूत है, लेकिन इनकी जो कार्य प्रणाली है वो जीवन पर्यंत है। तो जरा सोचना कि जो मजबूत होगा वो कैसा होगा? रेखित पेशी। और जो जीवन भर कार्य करेगा वो कैसा होगा? अरेखित पेशी। इसलिए जो हृदय पेशी है वो दोनों का मिक्सचर है, रेखित की और अरेखित पेशियों का। इसके बाद सबसे लास्ट में एक और हिस्सा बचता है, वो है नर्व टिश्यू या तंत्रिका ऊतकों का। तो यदि मैं इनकी चर्चा करूं तो वो हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। तो वास्तव में तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि न्यूरॉन को हम क्या मानते हैं? सबसे लंबी कोशिका है, ये सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। तो ये इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? न्यूरॉन में हमने आपको ब्रेन में पढ़ाया था रीजनरेशन नहीं होता, एक बार बनी तो बनी और गई तो गई। इसलिए जिसको पैरालिसिस हो जाएगा, लकवा मार जाएगा, उसका जल्दी से ठीक नहीं होता, फिर वो जीवन भर वैसे ही रहेगा। आजकल तो बहुत खतरनाक है। न्यूरॉन के चित्र को थोड़ा समझिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये है एक न्यूरॉन का सामान्य सा फिगर। ये कोई अगला न्यूरॉन है,
ये हिस्सा, ये जो भाग है इसे कहते हैं डेंड्रॉन। ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे कहते हैं डेंड्राइट। ये जो लाइन जा रही है इस लाइन को कहा जाता है एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर लगा होता है एक लेयर ऐसे, और इन लेयर को नाम दिया जाता है माइलिन टिथ कहते हैं, एक कबर सी लगी हुई है। तो यहां तक एक न्यूरॉन है, ये हिस्सा एक न्यूरॉन का है। इसके बाद से ये दो न्यूरॉन है, दूसरा है, बीच में गैप होता है जिसे कहा जाता है सिनैप्स। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में गैप है जिसे कहेंगे सिनैप्स, और इसी सिनैप्स के पास यहां पर निकलता है न्यूरोट्रांसमीटर मैटर यहां पर। तो ये है न्यूरो ट्रांसमीटर मैटर। अब इनसे बहुत सारे हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा डोपामीन, है ना, सेरोटोनिन, एसिटोकोलाइन, ऐसे बहुत सारे हैं जो एक सिनैप्स के पास निकलते हैं। इन्हीं के कारण ये न्यूरॉन सही दिशा में काम कर पाते हैं। जब भी कभी न्यूरॉन को काम करना होता है वो हमेशा ये दिशा निकालते हैं, डेंड्रॉन से एक्सॉन की तरफ यात्रा होती है। हमेशा जब भी कोई सिग्नल चलेगा न्यूरॉन में तो डेंड्रॉन से निकलेगा, एक्सॉन की तरफ जाएगा और सिनैप्स से होता हुआ अगले न्यूरॉन्स की तरफ यात्रा कर देता है। तो ये रहा अपने 4 वो ऊतक जिनको हम एनिमल टिश्यू में गिनते हैं। इसके बाद अगला जो ऊतक है वो है प्लांट टिश्यू या पादप ऊतक। परंतु अब आज का जो समय है यहीं पे संपन्न हो रहा है, इसके बाद ध्यान देना, कल हम आपको पढ़ाएंगे, अगर क्रम होगा तो देखते हैं क्या है, तो वो मैसेज कर देंगे। तो कल या अगली क्लास जो भी उसमें पढ़ाएंगे पादप जगत और जंतु जगत। ठीक है, थैंक यू।